नमस्कार साथियों, बायोगुरुजी पीएचडी में आपका स्वागत है। आज अपन शुरू करते हैं 14वां चैप्टर क्लास 9th एनसीईआरटी का। बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा सीधा हस्तलिखित नोट्स जो है वो आपके सामने प्रोवाइड कराना मेरा पहला मकसद है। 14वां जो चैप्टर है उसका नाम है प्राकृतिक संपदा, यानी कि प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, संपदा यानी कि रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है जो स्रोत हैं, अपने सोर्स हैं, वो स्रोत जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं उसको प्राकृतिक संपदा कहा जाता है। पृथ्वी पर संपदा जो है वो कौन कौन सी संपदा है जो पृथ्वी पर, पृथ्वी के आसपास पाई जाती है, उसके बारे में इस चैप्टर में अपन अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का सबसे जो बाहरी परत है उसको स्थल मंडल कहा जाता है। सबसे बाहरी परत जहाँ पे अपन रह रहे हैं, वो परत जो अपन जहाँ पे रह रहे हैं, जीव जंतु जहाँ रह रहे हैं, पेड़ पौधे जहाँ से बाहर वायुमंडल के अंदर फैले रहते हैं, उस जो सतह है, उस परत है, उसको स्थल मंडल कहा जाता है। और पृथ्वी की जो सतह है उस पर लगभग 75% जो है, 75% भाग पर जल है। और ये जल जो है वो भूमिगत रूप में भी पाया जाता है। भूमिगत का मतलब होता है इस जो बाह्य परत है स्थल मंडल, इस परत की नीचे भी, ये भूमि के अंदर भी जल है वो पाया जाता है विभिन्न परतों के अंदर। जल जो है वो समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों आदि के रूप में पाया जाता है। इन सब को मिला करके एक जल मंडल कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो 75% या 75% जो जल पाया जाता है, ये समुद्र, नदी, झील, तालाब और अनेक प्रकार के बावड़िया और जो भी है, इन सब के अंदर जो जल पाया जाता है, इन सब को मिला करके इसको क्या बोला जाता है? जल मंडल बोला जाता है। कितने मंडल अपन ने पढ़े? 2 मंडल। एक तो स्थल मंडल जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, दूसरा जल मंडल जो समुद्र, नदी, झीलों और तालाबों के रूप में जो जल है, इन सब को मिलाकर जो जल है, इन जल को जल मंडल कहा जाता है। अगला जो मंडल है वायुमंडल है, यानी कि जो वायु जो पृथ्वी पर एक कंबल की तरह कार्य करती है, यानी कि पृथ्वी को एक कंबल की तरह ढके रहती है, उसको वायुमंडल कहा जाता है। और जब स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मिलकर किसी जीवन को संभव बनाते हैं, किसी जीवन का भरण पोषण करते हैं पृथ्वी के ऊपर, उसको जैव मंडल कहा जाता है। उसको क्या बोलेंगे? जैव मंडल। यानी कि जीवन का भरण पोषण करने वाला पृथ्वी का क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, यानी कि किसी जीव के जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जैव मंडल कहा जाता है। जैव मंडल यानी कि जहाँ जीवन संभव हो। और वो किन किन से बना होता है? वो वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, इनके अलावा जीवन संभव नहीं है। जो जैव मंडल है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है। 2 प्रकार के घटक कौन से हैं? एक तो जैविक घटक जिसके अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं, दूसरे अजैविक घटक जिसमें हवा, पानी और मिट्टी सम्मिलित है। जीवन की जो श्वास वायु है, वायु कई गैसों जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, आर्गन, जलवाष्प आदि का ये मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन है वो सर्वाधिक मात्रा में 78% यानी कि 78% रूप में, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03%। अभी ये बढ़ करके इसका आंकड़ा 0.04% तक पहुंच गया है, क्योंकि वायुमंडल जो है वो दूषित हो रहा है। दूषित होने से कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ रही है दिनों दिन, जिसके कारण जो है इसकी मात्रा 0.03 से बढ़ के 0.04% हो गई है। ये जो है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल के अंदर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत कम मात्रा में होते हुए भी घातक सिद्ध हो सकती है, थोड़ी भी बढ़ती है तो मात्रा इसकी। इसके अलावा हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन जैसे उत्कृष्ट गैसें हैं वो अल्प मात्रा में पाई जाती हैं।
ये जीवन के अंदर वायुमंडल के अंदर ये वायु है, वायु का संगठन है। वायु का संगठन जो है वो कैसा कैसा है, कौन कौन सी वायु होती है, जिसमें नाइट्रोजन वायु होती है, ऑक्सीजन वायु होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, और इसके अलावा हीलियम होती है, नियॉन होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टॉन होती है। ये जो वायु है ये गैसें हैं जो वायुमंडल के अंदर पाई जाती हैं, जिससे वायुमंडल बनता है। वायुमंडल की जो भूमिका है, इसकी पृथ्वी पर क्या भूमिका है वायुमंडल की, इसको देखते हैं। वायु जो है वो ऊष्मा की कुचालक है। सबसे बड़ा वायु का फैक्ट ये है कि ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा जो है उसके अंदर चालन नहीं होता है। वायुमंडल है दिन के समय और वर्ष भर पृथ्वी की औसत तापमान की लगभग नियत रहता है। यानी कि वायुमंडल के अंदर दिन का समय का तापमान वर्ष भर है वो पृथ्वी के औसत तापमान की औसत तापमान के लगभग नियत रहता है। यह दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि को रोकता है। जो वायुमंडल है इसका क्या कार्य है, इसकी भूमिका है कि पृथ्वी पर जो दिन के समय अचानक जो वृद्धि होती है इसके तापमान के अंदर इस वृद्धि को रोकता है। रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। यानी कि पृथ्वी पर जो हीट है दिन के समय, सूर्य से जो पृथ्वी पर हीट है, गर्मी है, ऊष्मा है, उसको रात के समय वायुमंडल में जाने से ये जो इसकी परत है वायुमंडल की, ये इसको रोकती है, जिससे रात जो है वो अत्यधिक ठंडी नहीं हो पाती है। रात है वो ठंडी नहीं होती है। यानी कि सीधा सीधा मतलब इसका ये है कि वायुमंडल है जिसकी स्थल मंडल के ऊपर भूमिका यह है कि वो वातावरण के अंदर, वायुमंडल के अंदर, स्थल मंडल के अंदर या जैव मंडल के अंदर तापमान को नियत बना के रखती है। फिर है वायु की गति। वायु की गति यानी कि जो पवन है वो किस प्रकार की गति करते हैं कि दिन के समय हवा की जो दिशा है समुद्र से स्थल की ओर होती है। यानी कि वो समुद्र है, समुद्र से स्थल की ओर वायु की गति होती है दिन में, क्योंकि स्थल के ऊपर हवा है जल्दी गर्म हो जाती है। स्थल पे है हवा जल्दी गर्म हो जाती है, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है जिससे हवा गर्म हो जाती है और उसको ऊपर उठने लगती है, और वो ऊपर उठने लगती है और वहाँ पे हवा कम होती है। जब वहाँ कम हवा पड़ती है तो ये सांद्रता का नियम, विसरण का नियम लगता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहाव होता है। समुद्र के अंदर हवाएं ठंडी होती हैं और वो हवाएं क्षैतिज दिशा में गति करती हैं, जो समुद्र से स्थल की ओर गति करती है। और रात के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है, क्योंकि रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होते हैं। रात के अंदर स्थल भी ठंडा होता है और समुद्र भी ठंडा होता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की जो गति है वो पवनों का निर्धारण करती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की गति पवनों का निर्माण करती है। फिर देखते हैं वर्षा क्या है। दिन के समय जब जलाशयों का पानी लगातार सूर्य किरणों के द्वारा गर्म होता है और जल वाष्पित होता रहता है, वायु जल वाष्प को ऊपर ले जाती है तथा यह फैलकर ठंडी होती है। जहाँ पे ये ऊपर जाके ये फैल जाती हैं और ठंडी होती हैं। ठंडी होकर जल वाष्प है वो जल की बूंदों के रूप में संघनित होती हैं और जल बूंदें आकार में बड़ी हो जाती हैं, तब ये नीचे गिरने लगती हैं। इसे ही वर्षा कहा जाता है। यानी कि वर्षा किसको कहा जाता है, जो हमारे तालाबों से या जो जलाशय हैं, सागर, महासागर, नदियाँ, झरने, तालाब, इनसे दिन के समय में गर्म होकर के जल है वो जल वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है आकाश की ओर। जब ऊपर जल वाष्पित होकर जाता है, वहाँ जाके ठंडा होता है, धीरे धीरे फैलता है, ठंडा होता है। ठंडा होने से जल वाष्प है वो बूंदों के रूप में मिलती हैं। जब ये बूंदें हैं वो बड़ी बूंद के रूप में जब संघनित हो जाती है, बड़ा आकार बना लेती है, तब ये नीचे गिरनी शुरू होती है और इसे ही वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण। वायु में स्थित हानिकारक पदार्थों की वृद्धि, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन, फ्लोराइड, सीसा, धूल के कण, ये वायु प्रदूषण कहलाते हैं। वायु के अंदर जो अनावश्यक गैसेज हैं, अनावश्यक जो पदार्थ हैं, उनकी जो वृद्धि होती है वो वायु प्रदूषण कहलाता है। इससे मनुष्यों में श्वसन और गुर्दे की बीमारी,
उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, आँखों में जलन, कैंसर, पौधों में कम वृद्धि, क्लोरोफिल की गिरावट, पत्तियों पर रंग के धब्बे जैसे जो प्रभाव है वो जो दिखते हैं, ये बताते हैं कि अपना वायुमंडल है वो दूषित हो चुका है, वायु अपनी प्रदूषित हो चुकी है। फिर है अम्लीय वर्षा। जीवाश्मीय ईंधन जब डालते हैं यह ऑक्सीकृत होकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। जीवाश्मीय ईंधन है वो जब डालते हैं यह ऑक्सीकृत होकर SO2 और NO2 गैसें बनाते हैं। ये गैसें वायुमंडल में मिल जाती हैं। वर्षा के समय यह गैसें पानी से घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है जल की आवश्यकता। जल की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि यह शरीर का ताप नियंत्रित करता है। जल मानव शरीर की कोशिका संरचनाओं, ऊतकों में उपस्थित जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण संघटक है। यह जंतु या पौधों हेतु आवास का कार्य करता है। सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जल माध्यम में होती है। कोशिकीय जो प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेसिंग होता है, वो जल माध्यम के अंदर कार्य करती है। फिर है जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बाद में देखते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जब जल पीने योग्य नहीं होता, अर्थात जल में अवांछनीय तत्व, अवांछनीय अतिरिक्त पदार्थ का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। अवांछनीय मतलब है जिसका जल के अंदर कोई कार्य नहीं होता है, वो अवांछनीय पदार्थ होते हैं जो जल में मिल जाते हैं, जिससे जल है वो प्रदूषित होता है और पीने योग्य नहीं होता है। कारण है कि जलाशयों में उद्योगों का कचरा डाल देना, जलाशयों के नज़दीक है वो कपड़े धोना, जलाशयों में अवांछित पदार्थ को डाल देना। वर्तमान के अंदर जो प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है निरंतर, जिसको यूज करके लोग सड़कों पे इधर उधर फेंक देते हैं, जो जलाशयों में जाकर जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। अगला है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण है भूमि की ऊपरी सतह जो स्थल मंडल कहलाती है, वो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ एवं वायु है वो प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहती है। यह सतह है वो मृदा कहलाती है। यानी कि पृथ्वी की जो स्थल मंडल की जो ऊपरी सतह है वो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होती है, और पौधे जो हैं इस पोषक तत्वों को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करते हैं। इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ और वायु जो है वो प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहती है, और सतह जो है इसकी सतह मृदा कहलाती है। मिट्टी के निर्माण, इस मृदा जो है इसका निर्माण कैसे होता है, इसके कारक क्या है निर्माण के, उनको देखते हैं। पहला है सूर्य। दिन के समय सूर्य है वो चट्टानों को गर्म करता है और वो चट्टानें फैलती हैं। रात को ठंडी होने से चट्टानें सिकुड़ती हैं, और फैलने और सिकुड़ने से उनमें दरारें पड़ जाती हैं। इस प्रकार बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। ये सूर्य की गर्मी के कारण है। दूसरा है पानी के कारण। पानी कारक है वो मिट्टी को निर्माण में कैसे हेल्प करता है कि तेजी से बहता हुआ पानी भी चट्टानों को तोड़ फोड़ कर, टुकड़े करके आपस में उसको टकरा कर छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं, जिससे मृदा बनती है। फिर वायु के द्वारा तेज हवाएं हैं वो भी चट्टानों को काटती हैं, मृदा बनाने के लिए रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक साथ ले जाती है, यानी कि आंधियाँ आती है। जीवित जीव जो है, लाइकेन है, मॉस जो चट्टानों की सतह पर उगती हैं, उनको कमज़ोर बनाकर महीन कणों में बदल देती हैं। यानी कि जो लाइकेन है, मॉस हैं, शैवाल हैं, ये जो हैं चट्टानों पर जब उगते हैं तो ये चट्टानों को कमज़ोर बनाते हैं और महीन कणों के अंदर छोटे छोटे कणों में ये बदल देते हैं, जिससे वो मृदा में परिवर्तित हो जाती है। अगला है मृदा अपरदन। मृदा की जो ऊपरी सतह पर वायु, जल, बर्फ, अन्य भौगोलिक कारकों के द्वारा लगातार हटाई जाती है।
मृदा की जो ऊपरी सतह है वो वायु, जल, बर्फ या अन्य भौगोलिक कारक है वो लगातार हटाते रहते हैं। भूमि की जो ऊपरी सतह या मृदा का हटना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के कारण क्या हो सकते हैं? कारण हो सकते हैं इसको पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में चरना, तेज हवाओं तथा पानी द्वारा मिट्टी की जो ऊपरी सतह का हटना, पेड़ों की कमी होने के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का हटना, ये जो सारे कारण हैं ये मृदा अपरदन के कारण है। ठीक है, इसी के साथ में आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। इससे जो अगला है जैव रासायनिक चक्रण, इसको नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें अपन जल चक्र पढ़ेंगे, इसमें अपन कार्बन डाइऑक्साइड चक्र पढ़ेंगे, कार्बन चक्र पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ में अपन नाइट्रोजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र के साथ में कार्बन चक्र है, कार्बन चक्र के साथ में ऑक्सीजन चक्र है। इन 3-4 चक्र को पढ़ के इस चैप्टर को अपन ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।